हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE नीट, SSC बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 और क्लास 9 की कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, 11 चैप्टर तक हम सभी चैप्टर्स के वन शॉट को डिस्कस कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। सभी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, असेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने MCQs, फिलअप, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल है। इवन अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज भी, मतलब कि आप यहाँ से ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर्स को तो आप यूट्यूब, magnetbrains.com वेबसाइट, मोबाइल ऐप से देख ही लेते हो, बल्कि यदि आप चाहते हो कि बुक्स और ई बुक्स भी मिले आपको, तो अब आपको ये फैसिलिटी भी मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या करना है इसके लिए आपको करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कर देना, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। जिस भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी सैंपल पेपर या MCQ से रिलेटेड बुकलेट चाहिए तो वो सब चीजें अब आपको मिल जाना है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ओके, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या असेसमेंट डिस्कस किया था, होप आप सभी ने वीडियो देखी होगी। यदि कोई डाउट रह गया हो तो वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये चैप्टर आज आपकी एग्जाम के लिए 100% कंप्लीट हो जाने वाला है और कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है एट द एंड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए स्टार्ट से एंड तक, क्योंकि सारी जो इंटरनेट बेस्ड टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कहीं ना कहीं आपके जीके में भी पूछी जाती है। आजकल जनरल नॉलेज जो होता है उसमें पूछी जाती है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन होता है उसमें भी ये सारी बेसिक टर्म्स पूछी जाती हैं, MCQs के फॉर्म में पूछी जाती है, राइट। तो ये जो बेसिक टर्म्स है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझ में आना भी चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में आपके सामने दिख रहा है इंटरनेट की डेफिनेशन। सो व्हाट इज इंटरनेट, डिफाइन इंटरनेट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो यही आपको लिखकर आना है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट enables the user to share information and various resources with each other। इंटरनेट में ग्लोबली जितने भी नेटवर्क हैं वो सभी कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेट का फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ओके, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बेसिकली इसी वर्ड से मिलकर क्या बना है? आपका इंटरनेट बना है, जिसमें ग्लोबली सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है, कंप्यूटर नेटवर्क, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरनेट बनाते हैं। अब ये इंटरनेट में कनेक्ट होकर करते क्या है? इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटाबेस फाइल्स को शेयर करते हैं। ओके, अब रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो रिसोर्सेज क्या हो गया आपका? रिसोर्सेज आपके प्रिंटर, स्कैनर, जो डिवाइसेस होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, उनको शेयर करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट का क्या डेफिनेशन हुआ? क्लियर। It uses common communication standard and interfaces to provide the physical backbone for number of interesting application। अभी जैसे प्रीवियस वाले पॉइंट में मैंने बताया कि इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको शेयर किया जाता है किसके थ्रू? वेरियस इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के थ्रू आप फाइल को, डेटाबेस को, रिसोर्सेज को शेयर करते हो और इनके लिए जो स्टैंडर्ड है, जो रूल्स है, उनको डिफाइन किया गया है, जिसे हम जानते हैं प्रोटोकॉल के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं प्रोटोकॉल के नाम से। सो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाने के लिए जिस बेसिक प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल आपका कहलाता है TCP/IP प्रोटोकॉल। मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट आपका वर्क नहीं करता है। जो भी सेंडर रिसीवर सिस्टम है, जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का, इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल का होना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो समझ में आ गया? सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड और सेट ऑफ रूल्स जिनको फॉलो किया जाता है, जो वर्क करते हैं इंटरनेट पर, बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस को, आप सर्विसेज को यूज करते हो ना, एक्सेस करते हो, प्रोटोकॉल की मदद से ही हम करते हैं एक्सेस।
अब इंटरनेट क्या हो गया? इट इज अ बोन टू द वर्ल्ड. इट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज टच्ड बाय द इंटरनेट. इंटरेस्टिंगली, इंटरनेट प्रोवाइड्स 24/7 आवर सर्विसेज. ऑब्वियस, इंटरनेट पर आजकल हम पूरी तरीके से डिपेंड हैं. हर एक एज का पर्सन, चाहे हम किसी बच्चे की बात करें या किसी बड़े की बात करें या फिर किसी ओल्ड एज पर्सन की बात करें, हर एक पर्सन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिवाइसेस को यूज कर रहा है. इवन आजकल तो इंटरनेट पर बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस भी आ गए. आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर को, फैन को, लाइट को, एसी को, स्मार्ट वॉच आ गई, अपनी वॉच को, हर चीज को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पर क्या बता रही हूँ मैं आपको कि इंटरनेट इज अ बोन टू द वर्ल्ड. 24/7 आवर्स इंटरनेट पर बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर, जितने सर्विसेज हैं वेबसाइट्स के फॉर्म में, हम उन्हें एक्सेस करते हैं, राइट. आपको कोई गेम खेलना है तो आप गेम से रिलेटेड कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो, ओके. यदि आपको कुछ मीडिया को एक्सेस करना, मतलब आपको कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करना है तो आप उसके लिए कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो. यदि आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, कोई फाइल डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप इसके लिए इंटरनेट का यूज करते हो, राइट. कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड आपको वर्क करना है, लाइक आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है, आपको कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड पे करना है, पैन कार्ड वगैरह का काम करना है, उसके लिए भी आजकल गवर्नमेंटल वर्क के लिए भी वेबसाइट्स अवेलेबल है, ठीक है. तो मतलब हर एक काम के लिए आपके पास वेबसाइट्स है. और वेबसाइट्स किसकी मदद से वर्क कर रही है, कैसे आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हो? इंटरनेट की मदद से. तो इंटरनेट पर बेस्ड जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें आप 24/7 आवर्स एक्सेस करते हो, और जितने काम होते हैं उन्हें हम इजी बना लेते हैं. मतलब आपको ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी जैसे डिवाइसेस हैं, तो आप घर बैठे नेट बैंकिंग, ई रिजर्वेशन जैसी फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो. फाइन, इतना समझ में आया. तो अब हम आ गए हैं किस पर? द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द इंटरनेट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. कॉमन यूजेस क्या है इंटरनेट के, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एक्सप्लेन भी किया. तो हर एक फील्ड में इंटरनेट यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है. चाहे हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, मेडिकल फील्ड की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशन फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड में आप देख लो, बिजनेस में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह इंटरनेट का यूज किया जा रहा है ना. जैसे अभी मैं आपको यदि पढ़ा रही हूँ तो हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हम इंटरनेट के माध्यम से ही, स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करके ही ये ई लर्निंग जो प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हो. आप मेरी बात समझ पा रहे हो, राइट. सो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन एरियाज लिखे हुए हैं. जैसे हम बात कर लें एजुकेशन फील्ड में, ईमेल शेयर करने में, ईमेल को सेंड करने में भी आप इसका यूज कर रहे हो. बिजनेस फील्ड में, ई कॉमर्स फील्ड में, मीडिया एंटरटेनमेंट में, सोशल नेटवर्किंग विच इज मोस्ट पॉपुलर. भाई फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप तो सभी यूज करते हैं, सभी के अकाउंट होंगे ऑब्वियस, है ना. तो सोशल नेटवर्किंग में हम यूज करते हैं, फॉरम्स में, हेल्थ एंड फिटनेस में. अब इन सभी के बारे में डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, समझा है जब मैंने इस टॉपिक को समझाया था. फाइन, तो वहां से आप इसको डिटेल में समझ सकते हो. वेल, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका यदि आता है तो ऐसे ही आता है, राइट टू यूजेस ऑफ इंटरनेट, या एक्सप्लेन एनी 5 यूजेस ऑफ इंटरनेट, राइट. इंटरनेट क्या होता है, कैसे, कहाँ यूज किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन इस पर बनता है. Now internet has become an important and integral part of our personal and professional life today. भाई पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए इंटरनेट क्या बन गया है? एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है. कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इसी के साथ इंटीग्रेट हो गई है, ओके. आपको कोई भी काम करना है, जैसे मैंने भी बताया, क्या बताया, आपको कोई मूवी देखना है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको रिजर्वेशन करवाना है, आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, आपको कुछ भी काम करना है, तो सबसे पहले आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन आता है. यदि उसमें इंटरनेट नहीं होता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप कोई काम ही नहीं कर पाते हो. आपको पबजी वगैरह खेलना है, कुछ भी, तो उसके लिए आपके मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए, राइट ना. तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ हमारी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो चुकी है और डिपेंड कर रही है इंटरनेट पर ही. सो हाउएवर इट इज अ टूल विच मस्ट be handled with caution and its misuse can be very harmful. आप इसको यूज तो कर रहे हो, जब आप इसको यूज करते हो तो बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ में, बिल्कुल सोच समझ के आपको इंटरनेट का यूज करना है. मतलब किसी भी तरीके की कोई भी वेबसाइट, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केसेस बढ़ रहे हैं, राइट. साइबर क्राइम्स जैसे केसेस होते जा रहे हैं, तो इनसे हमें बचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ होता है ना जिस चीज़ का, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से. तो यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, या फिर हम बोले कुछ डिसएडवांटेज भी. तो ड्रॉबैक, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए इंटरनेट का ना, तो यही लिख कर आ जाना. अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेट आर एस फॉलो. क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? सबसे पहला जो थ्रेट होता है वो होता है आपका वायरस थ्रेट.
वायरस थ्रेट में इंक्लूड करें तो क्या आ जाएगा, आपके सिस्टम में वायरस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल करते हो। यदि आप अपने सिस्टम में इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हो और सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, तो 100% आपका सिस्टम वायरस अफेक्टेड हो सकता है। और यदि वायरस अफेक्टेड हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, वो सब डैमेज होने के चांसेस होते हैं, राइट। आपका सिस्टम भी हैंग होने लगता है, बार बार बंद होने लगता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। ये जो केसेस होते हैं कहीं ना कहीं वायरस अफेक्शन से ही होते हैं। तो वायरस का थ्रेट बना रहता है जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो। तो इसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे सबसे फर्स्ट मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसे एंटीवायरस कहते हैं, जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। फाइन। दूसरा, स्पैमिंग। स्पैमिंग मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ईमेल्स की। तो ईमेल में स्पैम फोल्डर सभी ने देखा है, उस स्पैम फोल्डर में बहुत सारे जंक मेल्स भी आते हैं और बहुत सारे स्पैम मेल्स भी होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जंक मेल्स जो काम के नहीं होते हैं आपके मेल्स, कुछ आपके सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड मेल्स होते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट रिलेटेड होते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जो आपके आईडी को हैक कर लेते हैं, आपके ईमेल अकाउंट को हैक कर सकते हैं। यदि आप किसी फर्दर लिंक पे क्लिक कर दो, है ना, कुछ होते हैं ऐसे मेल्स, ऐसा लिखा हुआ होता है कि क्लिक ऑन दिस लिंक या शेयर योर OTP या शेयर योर इन्फॉर्मेशन। जब आप ऐसा कुछ कर देते हो इन सभी मेल्स पर, स्पैम मेल्स में, तो आपका ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है, आपकी जो पर्सनल कॉन्फ़िगर्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो भी में हैक हो सकती है। ओके, तो कुछ ऐसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स भी होती है जो स्पैमिंग में इन्वॉल्व होती है। तो ये भी एक थ्रेट हमें बना रहता है इंटरनेट को जब आप यूज़ करते हो। सो इसके लिए हमें किसी भी तरीके की अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना, अपना OTP, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। फाइन। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपको हर टाइम अपने स्पैम फोल्डर को क्या करते रहना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए। मतलब स्पैम फोल्डर में जितने भी मेल्स आते हैं, यूज्ड के हो तो आप उसे रखो सेव करके, अनयूज्ड मेल्स को आप तुरंत क्लियर करो। ओके। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ये सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि पॉपुलर क्राइम है इंटरनेट का, जिसमें आप देखते हो किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, मतलब कि किसी का अकाउंट हैक हो गया। सपोज आप सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहे हो तो आपका फेसबुक, इंस्टा का अकाउंट हैक हो जाता है। ये बहुत आजकल चलन में सुनने में भी आता है आपको। अब आपका अकाउंट हैक हो गया, कोई और पर्सन आप ही के अकाउंट के, आप ही की आइडेंटिटी से मिसयूज़ कर रहा है उसका। सो ये किस कैटेगरी में आ गया, आपका साइबर क्राइम में आ गया। OTP शेयर कर दिया आपने गलती से किसी को, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर हो गई आपकी, वो हैक हो सकती है। तो उसकी वजह से आपके जो अमाउंट है, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है कहीं ना कहीं। सो ये जो सारे केसेस हम जो सुन रहे हैं आजकल, ये सभी आपके साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म में ही इंक्लूड होते हैं। तो ये भी एक डर बना रहता है जब आप इंटरनेट को यूज करते हो। सो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ID पासवर्ड का यूज करना होता है। आपके जो ID पासवर्ड है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब कि आप अपना फादर नेम, मदर नेम, फ्रेंड का नाम, फोन नंबर, आपका नाम, ऐसे पासवर्ड्स नहीं रखो। आप पासवर्ड जो रखो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हो, लेटर अपर केस के हो, स्मॉल कैरेक्टर्स हो, अपर कैरेक्टर्स हो, नंबर्स हो, डिजिट्स हो, स्पेशल सिंबल्स हो, इनसे बनकर आपका पासवर्ड बनना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, इजीली हैक नहीं हो सकता है, राइट। साथ ही आपको हमेशा जो ट्रस्टेबल वेबसाइट है उन्हीं को एक्सेस करना होता है। तो HTTPS नाम से जितनी भी वेबसाइट की URL होती है वो ट्रस्टेबल होती हैं। ओके, सो बस इसी को हम क्या बोलते हैं कि इसी तरीके से आप साइबर क्राइम जो हो रहे हैं आजकल उनसे बच सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेट पे जो आपका बिहेवियर होता है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी सारा बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। मतलब जैसे आप घर में बिहेव करते हो, फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से एटिकेट्स के साथ आपको नेट एटिकेट को फॉलो करना होता है। किसी के भी पोस्ट पर आप गलत कमेंट मत करो, किसी को भी हार्म मत करो, राइट। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। पोर्नोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्रेट बनता चला जा रहा है, ठीक है। आजकल जो कम एज के पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं इस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं और अपने माइंड को भी कहीं ना कहीं फोकस जो हो रहा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन वो भी लूज होता चला जा रहा है, क्योंकि इस साइड पे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा साइबर थ्रेट माना जाता है। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेट का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने तो उसे बैन भी कर दिया है। नाउ टाइम वेस्टेज। अब देखो, इंटरनेट पे जब आप कुछ सर्च करते हो, राइट, तो सर्च करने के बाद में आपको बहुत सारी लिंक्स ओपन हो जाती हैं, लेकिन आप चाहते हो कि कोई काम की लिंक मिल जाए, तो आप सारी लिंक को सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी वेस्टेज होता है, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि सर्चेस हमेशा क्या करो, फिल्टर करके क्या करो, मतलब जो आपको सर्च करना है आप वही लिखो, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, सो ये कुछ थ्रेट्स हो गए जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं। यदि डिसएडवांटेज, थ्रेट्स, लिमिटेशंस पूछा जाता है तो आपको यही एग्जाम में लिखकर आना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ www
अब www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो उसको, क्योंकि वेब सर्वर से जो आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, मतलब इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करने को मिलती है, आप जो भी नेट सर्फिंग करते हो, शॉपिंग करते हो, गेम खेलते हो, कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो वो सब किसके थ्रू होता है? वो सब पॉसिबल होता है www के थ्रू। सो इंटरनेट की मदद से सारे कंप्यूटर्स आपस में वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं, बट उन्हीं कंप्यूटर्स पे यदि आप कोई सर्विसेज एक्सेस करते हो वेबसाइट्स के फॉर्म में, वेब पेजेस के फॉर्म में, सो उसके लिए हमें नीड होती है www की। सो वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इज मीन्स ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे हम वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट इसे वेब भी कहा जाता है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंच ऑफ वेब पेजेस, मतलब यहाँ पर आपके स्टोर होते हैं मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। ओके, ईच पेज कंटेंट्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड इज लिंक्ड टू दी अदर वेब पेजेस विया हाइपरलिंक। और हर एक वेब पेज में आपको क्या मिलेगा? हर एक वेब पेज में आपको कुछ टेक्स्ट मिलेगा, इमेज मिलेगा, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में डेटा मिलता है। ओके, और ये सारे पेजेस आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये सारे पेजेस आपस में लिंक्ड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। जब सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड है लिंकिंग के थ्रू, तो इंटरनेट पर बेसिकली उसी टाइप की लिंकिंग को हम कहते हैं हाइपरलिंकिंग, क्योंकि एक लिंक पर जब आप क्लिक करते हो तो अनदर वेब पेज ओपन हो जाता है। ओके, the web page uses the HTTP, that is hypertext transfer protocol, for the transmission of these documents over the internet। अब इंटरनेट पर इन इंफॉर्मेशन को जब आप यूज कर रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, तो वेब की मदद से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो यूज होता है, उसका नाम है HTTP। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हर एक काम को करने के लिए इंटरनेट पर प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स वहाँ पे वर्क करते हैं। सो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से जब आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, तो जिस प्रोटोकॉल का काम यहाँ पे होता है वो होता है HTTP। मतलब कुल मिला के बात इस तरीके की है कि क्लाइंट सिस्टम और सर्वर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब सर्वर सिस्टम से जब आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, तो जिस प्रोटोकॉल की मदद से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे, है ना, सर्वर सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से ही हो रही है। सो HTTP का क्या फुल फॉर्म हो गया? हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? फिर से बता रही हूं, हाइपर टेक्स्ट का मतलब यह है कि जब भी सर्वर पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जब आप इंटरनेट पे किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और ये हाइपर टेक्स्ट जब आप सर्वर से एक्सेस करते हो, सर्वर से ट्रांसफर होकर आपके क्लाइंट सिस्टम तक आती है, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ओके, सो ये सारा हो गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। अब यदि www से रिलेटेड कुछ चीज आती है तो आप इजीली लिख कर आ सकते हो, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेब पे जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। ओके, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नाउ वेब ब्राउजर। अब ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है, और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वेब की बात करें, वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट पर बेस्ड जो सर्विसेज होती है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन्हें एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी तो नीड होती है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर बेस्ड जितने वेब पेजेस, वेब सर्विसेज है उन्हें एक्सेस करते हो एक्चुअल। सो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट। वेबसाइट को देखने के लिए हमें जरूरत होती है जिस सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर होता है आपका वेब ब्राउजर। मतलब ये एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। कैसे काम करता है? एक इंटरफेस की तरह। किसके बीच में? यूजर है, यूजर का जो कंप्यूटर सिस्टम है वहां पर, और आपका जो सिस्टम होता है, मतलब हम बात कर लें वर्ल्ड वाइड वेब की, वेब सर्वर जहां होता है, इसके बीच में यहाँ पर आपका एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है वेब ब्राउजर। ओके, सो वेब ब्राउजर्स क्या हो गए आपके? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सब क्या होते हैं? ये सब वेब ब्राउजर्स है, जिसमें पॉपुलर वेब ब्राउजर जिनका हम यूज करते हैं गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स होता है। सो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ वर्ल्ड वाइड वेब। यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में एक इंटरफेस की तरह, यूजर और वेब मतलब यूजर और इंटरनेट पे जो अवेलेबल सर्विसेज है उन्हें एक्सेस करवाने के लिए एक इंटरफेस की तरह जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो वेब ब्राउजर होता है। ओके, मतलब यूजर से इंफॉर्मेशन लेना, है ना, और सर्वर तक पहुंचाना, और सर्वर से फिर रेस्पॉन्स लेना और क्लाइंट सिस्टम तक, यूजर तक पहुंचाना, बेसिकली काम वेब ब्राउजर का ही होता है। अ वेब ब्राउजर कैन हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब वेब ब्राउजर्स भी कैसे होते हैं? कैसा इंटरफेस होता है इसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तभी तो कोई भी यूजर इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। आपको पता होता है कहाँ एड्रेस बार है, कहाँ सर्च बार है, कहाँ सर्च करना है। आपको ये भी पता है कि कहाँ पे कौन सी इमेजेस शो हो रही हैं,
किस पर्टिकुलर टैब में आपको न्यूज़ मिलना है, इवेंट्स मिलना है, राइट। क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स, आइकन्स होते हैं जिनकी मदद से आप हर चीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ कोड बेस्ड या फिर हम बोले कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है ना, कुछ कोडिंग वोडिंग करके सर्चिंग नहीं करना होती है। ईजिली आपको पता होता है कि ये गूगल की सर्च बार है, ये सर्च का आइकन वो ऑब्जेक्ट है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आप सर्च करने वाले वो सर्च हो जाने वाला है। ओके, सो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा कैन बी ओपेरा और कैन बी टेक्स्ट बेस्ड एग्जाम्पल लाइनक्स। मतलब यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सब क्या है, ये सभी GUI बेस्ड वेब ब्राउजर्स है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। और यदि हम बात करते हैं टेक्स्ट बेस्ड की तो जरूरी नहीं है कि सभी आपको वेब ब्राउजर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करें। यदि हम प्रीवियसली कंपेयर करें 1990s में तो वहां पर एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर भी होता था जिसका नाम है लाइनक्स, जो कि आजकल कन्वर्ट हो गया है GUI इंटरफेस में। मतलब आजकल देखा जाए तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आपने सुनी होगी। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम वर्क करते हैं तो वो भी GUI प्रोवाइड कर रहा है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में, राइट। सो यहाँ पे जो लाइनक्स है वो पहले हमें टेक्स्ट बेस्ड जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था, मतलब कुछ कमांड्स के फॉर्मेट में आपको कम्युनिकेट करना होता है जिसे टेक्स्ट बेस्ड कहते हैं। तो आप टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिकल बेस्ड में होप कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। द यूजर कैन नेविगेट फाइल्स, फोल्डर्स एंड वेबसाइट्स यूजिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक के फॉर्म में आप वेब ब्राउजर पर फाइल फोल्डर को देखते हो, नेविगेट करते हो, एक्सेस करते हो, राइट। आपने देखा होगा आप जो भी सर्च करते हो गूगल पर, है ना, सपोज आपने कंप्यूटर सर्च किया तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड लिंक मिल जाती हैं। ये लिंक को क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फर्दर अनदर वेब पेज ओपन हो जाता है, राइट। सो मल्टीपल टैब्स एंड विंडोज ऑफ द सेम ब्राउजर कैन बी ओपन। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपने वेब ब्राउजर पे जो एक ही विंडो ओपन की हुई है उसे ही आप एक्सेस करो। यदि आप मल्टीपल टैब्स को ओपन करना चाहते हो तो ये फैसिलिटी भी हमें आजकल वेब ब्राउजर प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो वेब ब्राउजर के नाम मैंने बताया ये सब कैसे डिफर करते हैं, ये सभी इनके फीचर्स पे डिफर करते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में जो वेब ब्राउजर आता है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इसीलिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फीचर्स बहुत कमाल के होते हैं। जैसे कि द फीचर्स एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय वेब ब्राउजर इंक्लूड्स, डाउनलोड्स की फैसिलिटीज होती है, बुकमार्क्स की, पासवर्ड मैनेजमेंट, ऐसी कुछ फीचर्स होते हैं, ऐसी कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो हमें ये वेब ब्राउजर प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स फंक्शंस लाइक स्पेल चेकिंग फंक्शन, सर्च इंजन टूलबार्स मिल जाती है आपको, टैब ब्राउजिंग मिल जाती है, एडवर्टीजमेंट फिल्टरिंग मिल जाती है, HTML एक्सेस कीज की फैसिलिटी होती है, पॉपअप ब्लॉकिंग भी होती है। ओके, सो ये सारी फैसिलिटीज कहीं ना कहीं हमें कौन प्रोवाइड करता है, वेब ब्राउजर्स प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं फीचर्स पे, इन्हीं फंक्शंस पे ये वेब ब्राउजर्स डिफर करते हैं। ओके, सो जो जितना ज़्यादा अच्छा आपको फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके ज़्यादा अच्छे फंक्शंस होते हैं, उसी वेब ब्राउजर को सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जिसमें गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे वेब ब्राउजर्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब इन सभी की पिक्चर्स बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा ब्राउजर किस पिक्चर का है, उसका क्या आइकन है बेसिकली, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है गूगल क्रोम का है, मोजिला फायरफॉक्स का है, सफारी का है, ओपेरा का है। ओके, सो डिफरेंट वेब ब्राउजर जैसे आप यूज करते हो तो डेस्कटॉप पे उनके आइकन्स आपको दिख जाते हैं और इसी को बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है कि नाम नहीं भी लिखा हो, हम उसके आइकन को देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम है या फिर एज है ना। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज की बात करें तो ई लिखा हुआ आता है। क्लियर हुआ, इसी को बेसिकली GUI कहते हैं। फाइन, नाउ वेबसाइट। अब वेब ब्राउजर पर आप एक्सेस क्या करते हो, वेब ब्राउजर पर हम वेब पेजेस, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। ये वेबसाइट्स स्टोर कहाँ होती है, वेब सर्वर पर स्टोर होती है। वेब सर्वर से आप इन वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस कर पाते हो, किस प्रोटोकॉल की मदद से, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। अब ये वेब सर्वर भी बहुत सारे होते हैं, मतलब हम बात करें अगर सर्वर की तो सर्वर कोई एक सर्वर नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं, फाइल सर्वर, यूट्यूब सर्वर, वेब सर्वर, अलग अलग टास्क के लिए, क्योंकि सर्वर के पास में सिर्फ एक दो फाइल्स तो होती नहीं है, मिलियंस ऑफ फाइल्स होती हैं क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो जितनी वेबसाइट्स है उसी के अकॉर्डिंग डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे तो आपको कोई एक ही फाइल मिलती है क्या, नहीं,
सर्वर क्या करता है, उसके पास बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, वहां से वो आपकी जो भी रिलेटेड सर्चेस हैं उसको सर्च करता है और उसके रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी आउटपुट मिलता है वो आपको शो करता है वेब ब्राउजर पे। सो यही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि सर्वर, तो वेब सर्वर की हम बात करें, सो वेब सर्वर पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और उन्हीं को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली होती क्या हैं? सो वेबसाइट की यदि डेफिनेशन आती है तो क्या लिख कर आओगे? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसमें वेब ऐड कर दिया, मतलब कि हम इंटरनेट सर्वर की बात कर रहे हैं। देखो, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स, हाइपर डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, ये जहां पर हाइपर और वेब वर्ड यूज हो जाता है, मतलब हम सर्वर पे स्टोर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ओके, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेबसाइट, साइट मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ पेजेस। अब वो पेजेस कहां पर स्टोर है? सर्वर पर स्टोर है, तो वो वेब पेजेस बन गए, वो वेबसाइट हो गया। ओके, समझ में आया? अब जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि किसी एक वेब पेज में कोई और इन्फॉर्मेशन है और किसी दूसरे वेब पेज में किसी और वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आपके पास बुक्स होती हैं, आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स होती हैं, राइट? हिंदी की अलग, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, IT की अलग, ओके, साइंस की अलग। तो ये सभी बुक्स आपकी एक मर्ज्ड बुक में तो नहीं आती है। ऐसा तो नहीं है हिंदी की बुक में आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा, IT की बुक में आपको मैथ का या साइंस का कंटेंट मिलेगा। अलग अलग बुक्स होती है और सभी में रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं एक जैसे चैप्टर्स के साथ में, राइट? बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट को आप एक बुक की तरह समझ सकते हो, है ना? और उसमें जितने पेजेस होते हैं वो एक वेब पेजेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर? Now, a website is a collection of related web pages containing images, videos or other digital media set under the same domain name. अब यहाँ पे डोमेन नेम क्या हुआ? वेबसाइट का नाम हुआ। क्या हुआ? वेबसाइट का नाम। वेबसाइट के नाम को सर्वर कैसे समझता है? उसको डोमेन नेम की तरह समझता है और हर डोमेन नेम को अपने IP एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है। ये हमने काम की बात समझी थी प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने इस टॉपिक को आपको डिटेल में समझाया था, राइट? सो यहाँ पे हर एक वेबसाइट का अपना एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट का अपना नाम होता है, जिसे हम वेब एड्रेस कहते हैं, URL के नाम से भी जानते हैं। आगे समझेंगे उन्हें डिटेल में, ठीक है? सो बस इतना समझो अभी कि वेबसाइट का नाम होता है जिससे हम उसे एक्सेस करते हैं। जैसे magnetbrains.com के थ्रू आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को देख पाते हो। अपने स्कूल की वेबसाइट के नाम के थ्रू आप अपने स्कूल के जो भी वेबसाइट का कंटेंट है उसे एक्सेस करते हो। स्कूल में क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्या एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स वगैरह क्या है, ठीक है, कितना कोर्स आपका आने वाला है, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्कूल की वेबसाइट से मिल जाती है। उसे एक्सेस कैसे करते हो? स्कूल का जो भी वेबसाइट का नाम होगा उससे आप एक्सेस करते हो। जैसे magnetbrains.com से आप मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस करते हो, बिल्कुल वैसे ही। सो हर एक वेबसाइट का अपना नाम होता है, अपना एड्रेस होता है, जिसे URL कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। याद रखना है इतना। ओके, अब हर एक वेब पेज में, वेबसाइट में कैसी इंफॉर्मेशन होती है? जैसे कि आप यदि कोई बुक लिखते हो तो उसमें आप कंटेंट कैसा लिखते हो? कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, कुछ टेबुलर डायग्राम बनाते हो, कुछ लिस्ट क्रिएट करते हो, कुछ कंटेंट लिखते हो। बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट्स में भी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स जैसे पिक्चर्स वगैरह सब कंटेन करता है एक वेब पेज। ओके, सो दिस पेजेस आर रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इन पेजेस को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो HTML लैंग्वेज होती है। जैसे आप जिस भी लैंग्वेज को समझते हो, हिंदी, इंग्लिश, तो आप उसी में लिखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इंटरनेट सर्वर जिस लैंग्वेज को समझता है, इंटरनेट सर्वर पर जो डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका भी नाम का अपना मतलब है। हाइपर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो सर्वर पर है वो क्या बन गई? हाइपर टेक्स्ट बन गई। अब वो टेक्स्ट नॉर्मली नहीं लिखी जाती, उसके लिए स्पेशल डिजाइन का यूज किया जाता है, जैसे कि टैग्स का यूज किया जाता है। इस तरीके से टैग्स का यूज करते हैं, तो इन्हीं को हम बोल रहे हैं मार्कअप। जिस डिजाइन का, जिस स्पेशल फीचर्स का आप यूज कर रहे हो हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम टैग्स का, एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। फाइन। सो जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी वेब पेजेस होते हैं, वो HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं। अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वेब सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर, वेब सर्वर पर क्या होती है? आपकी सारी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं। मतलब आपने जो वेब पेज बनाया है, यदि उसको आपको क्या करना है, वेबसाइट को, उस वेब पेज को सर्वर पर प्लेस करना है, सर्वर पर स्टोर करवाना है, और आप चाहते हो कि उस वेब पेज को
पब्लिकली सभी देख सकें, ठीक है, सभी एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर पर कुछ स्पेस परचेज करनी पड़ेगी और उस जगह पर आपको अपना वेब पेज होस्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम वेब होस्टिंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। होस्ट करना मतलब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट जो आपने HTML में या किसी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में क्रिएट किया है, जो सर्वर समझता है, और यदि उस पेज को आप सर्वर पर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम होस्टिंग कहते हैं, वेब होस्टिंग कहते हैं, राइट। सो समझ में आ गया कि वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सर्वर पर वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर होते हैं, ठीक है। ईच साइट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक साइट किसके थ्रू मैनेज की जाती है, जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई गई हो। जैसे magnetbrains.com की वेबसाइट है, तो उसे मैग्नेट ब्रेन्स की जो टीम है वो क्या कर रही है, मैनेज करती है, राइट। आपको हर टाइम नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक आप हर क्लास के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, राइट। और अब तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बुक्स बुक्स की फैसिलिटी भी अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम है वो पूरी आप ही के लिए डिवोटी है और आपके लिए सारी तरीके से वेबसाइट पे हर फैसिलिटी को प्रोवाइड करवा रही है, राइट। नाउ वेब पेज इज अ डिजिटल पेज विच में कंटेन टेक्स्ट, हाइपरलिंक, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, टेबल्स एक्सेट्रा। अब वेब पेज अगेन वेबसाइट का ही एक पार्ट होता है, वेब पेजेस के कलेक्शन से ही वेबसाइट बन रही है, राइट। सपोज किसी एक वेबसाइट में आपने यहाँ देखा होगा होम टैब होता है, ठीक है, हम स्कूल की वेबसाइट की बात कर लेते हैं, आपकी अकेडमिक्स होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स होता है, ये कुछ वेब पेजेस हैं। जब आप इन पे क्लिक करते हो तो होम पेज ओपन हो जाता है, अकेडमिक पे क्लिक करते हो तो अकेडमिक वाला पेज ओपन हो जाता है, स्पोर्ट्स पे क्लिक करते हो तो स्पोर्ट्स वाला पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर आपके स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन प्रिंसिपल है, क्या आपके स्कूल का ऑब्जेक्टिव है, वो सारी अकेडमिक्स में आपके स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, क्या कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, अकेडमिक रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है ना, एग्जाम्स वगैरह कब होनी है, क्या डेट शीट है, ये वो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि स्कूल में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वेब पेज पे मिलेगी। तो ये हो गई आपकी एक वेबसाइट, ओके। और जिसमें कितने मल्टीपल वेब पेजेस, ये वेब पेज 1, ये वेब पेज 2, ये वेब पेज 3, ये 3 वेब पेज यहाँ पे आपने क्रिएट किए हुए हैं। जब भी आप इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो गई, आपकी हाइपर लिंक हो गई, कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक तो अनदर वेब पेज ओपन हो जाने वाला है, राइट। तो समझ में आया। सो ये जो मेन पेज है जहाँ पे सारी हाइपर लिंक्स क्रिएटेड है, इसको हम कहते हैं होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पेज फर्स्ट पेज नहीं कहलाता है, मेन पेज नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। याद रखो, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, लैंडिंग पेज ऑफ एनी वेबसाइट, फर्स्ट पेज क्या कहलाएगा, आपका होम पेज कहलाएगा, ठीक है, जिसपे सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारे वेब पेजेस की लिंकिंग होती है, सारे वेब पेज वहां पर लिंक्ड होते हैं। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से ना। नाउ so each web page is identified by a unique address called uniform resource locator। हर एक वेब पेज को, हर एक वेबसाइट को हम उसके एड्रेस से जानते हैं और उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, उस यूनिक एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिक एड्रेस तो क्लियर है ना अच्छे से, यूनिक क्यों कहा है, क्योंकि सभी वेबसाइट का अपना अपना एड्रेस होता है, अपना अपना नाम होता है, अपना अपना डोमेन नेम होता है। जैसे आपका नाम है, अब आपके नाम से किसी और को तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का अपना यूनिक एड्रेस होता है, वो उसी एड्रेस से सर्वर पर स्टोर होती है। फाइन। अब क्या एलिमेंट्स होते हैं वेब पेज के, तो बेसिकली वेब पेज को कैसे क्रिएट करना है, यदि आप कोई वेब पेज डिजाइन करते हो तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, वेब पेज में सबसे पहले क्या आपको लिखना है, फिर क्या, मतलब एक सीक्वेंस हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक वेब पेज क्या कंटेन करता है, बेसिक क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वेब पेज में आता है उस पेज का टाइटल, आपको क्या बताना होता है, पेज का टाइटल, कि इस पेज में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। सपोज आप कोई स्पोर्ट्स नाम से कोई पेज क्रिएट करते हो, ओके, सपोज आपको क्रिकेट बहुत पसंद है तो आपने इस पेज के टाइटल में क्रिकेट मेंशन कर दिया, तो ये हो गया आपका वेब पेज का टाइटल। टाइटल के बाद आता है हेडर एरिया, ठीक है। अब आप क्रिकेट का जो भी हेडर रखना चाहते हो जिससे रिलेटेड आप ये वेब पेज क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्रिकेट टीम से रिलेटेड कुछ क्रिएट करने वाले हो इस वेब पेज में इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे आप कुछ नेविगेशन मेन्यूज बना दोगे, जैसे आपके उसमें नहीं होते प्लेबैक, पॉज वगैरह, कि आपको 1 2 3 जिस पेज पे जाना है आप उधर जा सकते हो, उस पेज पे मूव कर सकते हो, राइट। तो आपने कुछ नेविगेशन मेन्यूज बना दिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर कुछ नेविगेशन मेन्यूज इस तरीके से भी, जैसे फाइल एडिट व्यू मेन्यूज नहीं होते सॉफ्टवेयर्स में, आपने देखा है ना, तो बिल्कुल वैसे आप यहाँ पे कुछ मेन्यूज भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कंटेंट एरिया, फिर वेब पेज का मेन कंटेंट, कि एक्चुअली इस वेब पेज में आप क्या रखने वाले हो, वो कंटेंट आ जाता है। देन फूटर,
फूटर में आपका पेज नंबर इंक्लूड हो जाता है। जैसे बुक में आपने देखा है ना, बुक का नाम, चैप्टर का नाम, पेज नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही आप वेब पेज में भी फूटर ऐड कर सकते हो। सो होप आपको ये समझ में आ गया कि कितने एलिमेंट्स होते हैं एक वेब पेज में। तो यदि क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग अ वेब पेज या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको ये नाम लिखकर आ जाना है कि इतने एलिमेंट्स बेसिकली होना चाहिए, तभी आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। सो अभी इतना क्लियर हो गया, वेबसाइट समझ में आ गया, वेब पेज समझ में आ गया। अब वेब पेज 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। अब क्या होते हैं स्टैटिक वेब पेज और क्या होते हैं डायनेमिक वेब पेज? सो स्टैटिक वेब पेज जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो वेब पेज जिसको डिजाइन कर दिया आपने यदि एक बार, तो उसमें आप फिर फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर यूजर उस वेब पेज को जितनी भी बार देखेगा उसके लिए वो सेम वेब पेज हर टाइम ओपन होगा, ऐसा नहीं कि उसकी कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सो वो क्या कहलाते हैं? स्टैटिक वेब पेज कहलाते हैं। हाँ, यदि उसमें आपको वेब पेजेस में चेंजेस करने हैं तो आपको फिर से उसके कोड में चेंजेस करना पड़ेगा, उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। दैट टाइप ऑफ पेजेस इज नोन एज स्टैटिक वेब पेजेस, जो कि किस में लिखे जाते हैं, किस लैंग्वेज में? बेसिकली HTML लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। ओके, सो इन्हें हम स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। जैसे विकिपीडिया वाली साइट, आप किसी भी टॉपिक को सर्च करते हो तो आपको सेम ही कंटेंट हर बार मिलता है, ऐसा तो नहीं ना कि हर बार कंटेंट बदलता रहता है। तो वो कौन से वेब पेज हो गए? आपके स्टैटिक वेब पेज हो गए, ठीक है। अब यदि बात करते हैं हम डायनेमिक वेब पेज की, तो डायनेमिक वेब पेज क्या कहलाते हैं? डायनेमिक वेब पेज जैसे नाम से समझ में आ रहा है डायनेमिक, जिसमें आप टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। हर बार यूजर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में उस वेब पेज को देखता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग वेबसाइट जो होती है, वहां पे डे टू डे, टाइम टू टाइम टेम्परेचर, वेदर जो है इंफॉर्मेशन है आपको बदलती हुई शो होती है। ओके, यदि हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की बात करें, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की, तो वो भी क्या हो गई? आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स हो गई, जो ना सिर्फ HTML है बल्कि उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग की यूज की जाती है। जावा स्क्रिप्ट, ड्रीम वीवर जैसे सॉफ्टवेयर में हम उन्हें क्रिएट करते हैं। तो ये अच्छे से क्लियर है। इस पर डिफरेंस आता है एग्जाम में लिखने को, फिर से बता रही हूँ, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो स्टैटिक वेब पेजेस क्या हो गए? द कंटेंट ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, irrespective of the number of times it is viewed। कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई यूजर किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, यदि वो स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें वेब पेजेस स्टैटिक है, तो वो स्टेशनरी फिक्स्ड रहता है, उसका कंटेंट चेंज नहीं होता है। सच वेब पेजेस आर सुटेबल फॉर कंटेंट दैट आर नेवर और रेयरली नीडेड टू बी अपडेटेड। ओके, अब जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है एक विकिपीडिया वेबसाइट का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि ये कंटेंट ऐसा ही फिक्स्ड है, जितनी बार कोई भी यूजर दिखेगा उसको ये कंटेंट इसी तरीके से ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज इट इज स्टैटिक वेब पेज, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर ले डायनेमिक वेब पेज। सो द कंटेंट ऑफ डायनेमिक वेब पेज इज जनरेटेड फॉर द यूजर एट द टाइम वन रिक्वेस्ट फॉर द पेज। जब भी कोई यूजर किसी पर्टिकुलर वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट जनरेट हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ? जैसे कि आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, अपने अकॉर्डिंग कार्ड प्रिपेयर करते हो, सो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाती है इंटरनेट पर। ओके, सो रियल टाइम में जब इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है किसी वेबसाइट में, तो वो जो वेब पेजेस हो गए आपकी, वो डायनेमिक वेब पेजेस हो गए। सो द डॉक्यूमेंट यू व्यू एग्जिस्ट ओनली फॉर यू एट द मोमेंट if viewed by someone else at the same time or by you at slightly different time, you could get something different। okay, आप अभी देखते हो तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, सेम टाइम पे कोई और यूजर यदि उसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो ये कौन से वेब पेजेस हो गए? ये आपके हो गए डायनेमिक वेब पेजेस। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? स्टैटिक डायनेमिक में डिफरेंस आएगा, तो यही 2 पॉइंट आप कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिख कर आओ, आप इस तरीके से भी आंसर को लिख कर आ सकते हो। एंड आई एम श्योर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ओके, डिफाइन भी करने को आ सकता है, डिफाइन स्टैटिक वेब पेज या डिफाइन डायनेमिक, या फिर डिफरेंस में भी पूछ सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस। देखो, ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस बताओ। जनरली बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसको समझने का, वेबसाइट आपकी बुक हो गई और बुक के अंदर जितने भी पेजेस है, तो हर एक इंडिविजुअल पेज को हम क्या बोल रहे हैं? वेब पेज कह रहे हैं। समझ में आया? और सबसे पहला पेज किसी भी वेबसाइट का होम पेज। ये 3 बात मेरी ध्यान रखना, हमेशा कभी कंफ्यूज मत होना, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चल के आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करोगे तो वहां भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ओके, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन पूछते जरूर है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड बाय लिंक। वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो लिंक के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, मतलब हाइपर लिंकिंग क्रिएट होती है वेबसाइट में।
It contains information on subject, whereas web pages is single page of content on a website which contains more specific information. Okay, अब यहाँ ध्यान से देखो, it contains information on a subject. वेबसाइट में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वेब पेज में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है. ओके, जैसे अभी मैंने बताया मैग्नेट ब्रेन्स का जो होम पेज होता है, एक वेबसाइट है magnetbrains.com, उस वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. मतलब हम बात कर लें कि यहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो आपको होम पेज में बहुत सारी चीजें दिखेंगी. ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12 किंडरगार्टन से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड. लेकिन किसी एक लिंक पे क्लिक किया तो एक सिंगल वेब पेज पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मतलब यदि आपने क्लास 9 पे क्लिक किया तो आपको क्लास 9 की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके, सो बात मेरी समझ में आ रही है. नाउ वी कैन कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक and a web page with the particular page of that book. The same example here. So अब वेबसाइट वेब पेज में भी डिफरेंस आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा. आराम से लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल बता देना, वेबसाइट का नाम, वेब पेज का नाम बता देना, और साथ ही आप ये डिफरेंस को कॉलम वाइज भी लिखकर आ सकते हो. सो इस चैप्टर से जो 2 डिफरेंस बनते हैं वो मैंने बता दिए, स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज और वेबसाइट एंड वेब पेज में डिफरेंस. फाइन. अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, दैट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या होता है बेसिकली? सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको समझाया था कि इंटरनेट पे जो भी चीजें आप एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट पे जब आप वर्क कर रहे हो, आप सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इंटरनेट पे जो वर्क कर रहा है बेसिकली वो क्या हुआ, जिन रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो वो रूल्स क्या हो गए, वो सभी आपके प्रोटोकॉल्स के फॉर्मेट में होते हैं. मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि इंटरनेट जिस कॉमन स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, जिन स्टैंडर्ड को, जिन रूल्स को फॉलो करता है, वो आपका होता है प्रोटोकॉल. ओके, सो जैसे कि आपस में जो कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट में कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क में, क्या बताया मैंने कि सपोज ये एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. तो अब ये सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, फाइन. तो कनेक्टेड हैं बट कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हैं? कनेक्ट तो हो गए, हमने केबल से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये कम्युनिकेशन तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा, जिन्हें हम कहते हैं, जो मेन प्रोटोकॉल होता है, जो होता है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल. तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का जो रूल है, मतलब ये एक रूल और रेगुलेशंस ही होते हैं, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ही है जिसकी मदद से सभी कंप्यूटर्स आपस में फाइल्स को शेयर कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे. फाइन. सो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इन सभी कंप्यूटर्स में क्या यूज होगा, कौन सा सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस यूज होगा? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज होगा, बेसिक. ओके, अब ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ आप डेटा ही ट्रांसमिट नहीं करते हो, बहुत सारे वर्क होते हैं. आप फाइल को ट्रांसफर करते हो, आप ईमेल को शेयर करते हो, ईमेल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, है ना. सो हम डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं इंटरनेट पर. सो हर एक के पीछे कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. जैसे फाइल ट्रांसफर करना है तो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मेल ट्रांसफर करना है तो एसएमटीपी, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. मेल रिसीव कर रहे हो आप तो पीओपी, दैट इज की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं. ये तो मैंने कुछ ही प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है जो बताए हैं आपको. क्लियर? सो प्रोटोकॉल्स क्या हो गए? Protocols is a standard set of rules used for communicating or transferring data on the internet. इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिन सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो किया जाता है वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि जनरली बच्चों से प्रोटोकॉल पूछा जाता है तो उनसे नहीं बनता है, क्योंकि सभी को पता है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट होते क्या हैं? यदि डेफिनेशन आई तो क्या लिख कर आओगे? You just write this definition. Okay, these rules include what type of data may be transmitted, किस टाइप का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, what commands are used to send and receive, and how data transfer are confirmed. ये प्रोटोकॉल ही बताते हैं कि सेंडर सिस्टम से रिसीवर सिस्टम तक डेटा पहुंच चुका है ना. आपने सपोज व्हाट्सएप का या इंस्टा का यूज करते हो आप, ठीक है, और सेंडर सिस्टम है आपका, और आप किसी रिसीवर सिस्टम तक मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हो. अब सेंडर ने जब हेलो मैसेज ट्रांसफर किया तो यहाँ पे प्रोटोकॉल ही वर्क करते हैं. सेंडर के जो भी वेब ब्राउजर है या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका आप यूज कर रहे हो, आप कोई हेलो मैसेज, कोई चैट्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये जो डेटा ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर प्रोटोकॉल की मदद से ही ट्रांसफर हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे प्रोटोकॉल ही यूज किए जाते हैं डेटा को ट्रांसफर करने में. अब रिसीवर ने ये मैसेज रिसीव कर लिया, ये भी सेंडर को कैसे पता चलेगा, किसके थ्रू पता चलेगा? यहाँ पे प्रोटोकॉल ही वही सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है जो मैसेज को कन्वे करेंगे, एक्नॉलेजमेंट कन्वे करेंगे, यस कि सेंडर रिसीव्स योर मैसेज. आया समझ में बात? सो एवरीथिंग इज
doing on internet with the help of protocol. Okay, now https www.geeks4geeks.org php function, ये जो आपको एक क्या दिख रही है, वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, एक वेबसाइट का नाम है, जैसे magnetbrains.com होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट से एक्सेस करते हो, कैसे एक्सेस करते हो, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ाया था, एक प्रोटोकॉल की मदद से जिसका नाम होता है HTTP प्रोटोकॉल। तो वेब सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन यदि एक्सेस करना है तो जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद फिर आपका वेबसाइट का नाम होता है जिसे हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं, और फिर जो भी आपका पाथ है फर्दर आप उससे एक्सेस करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात कर लें किसकी, मैग्नेट ब्रेन्स की, सो https magnetbrains.com। ओके, इसे अभी हम URL में भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना। सो यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल क्यों लिखा गया बिफोर दी वेबसाइट नेम, तो यहाँ पे वेबसाइट के नाम के पहले आपका जो प्रोटोकॉल है, जो www से, वर्ल्ड वाइड वेब से इस पर्टिकुलर डोमेन को सर्च करके लेकर आएगा, सर्वर से ट्रांसफर करेगा आपके वेब ब्राउजर सिस्टम तक, वो कौन होगा, HTTP प्रोटोकॉल ही होगा। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने, magnetbrains.com इस एड्रेस को, इस डोमेन को सर्वर से जो सर्च करेगा, जो कि कहां पर स्टोर है, वेब सर्वर पर www पर स्टोर है, सर्च करके आपके सिस्टम तक ट्रांसफर करने का काम किसका होगा, HTTPS प्रोटोकॉल का होगा। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़। सो अब HTTP प्रोटोकॉल क्या लिखकर आ जाओगे, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। तो HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, is an application layer protocol for transmitting hypermedia documents such as HTML। अब सर्वर पे जो वेबसाइट वेब पेजेस होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये समझ लिया। अब उन वेब पेजेस को वेब ब्राउजर तक ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है, जो क्या करता है, सर्वर पे जो टेक्स्ट होती है HTML में लैंग्वेज में जो लिखी जाती है वो हाइपर टेक्स्ट होती है, उसी को ट्रांसफर करता है ब्राउजर तक, क्लाइंट तक, HTTP प्रोटोकॉल। इट इज डिजाइन टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम HTTP का होता है, क्योंकि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर ही तो हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको एज अ रिस्पॉन्स, एज अ रिक्वेस्ट, क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट जारी है उसके लिए। क्लियर हुआ? ये क्लाइंट सिस्टम है आपका। यहाँ पे आपने सपोज गूगल क्रोम को खोला हुआ है, ठीक है, ये आपका गूगल क्रोम वाला वेब ब्राउजर हो गया। यहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है, तो जो भी आपने सर्च किया, ये सर्चिंग का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ये रिजल्ट कैसे मिलता है, आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने सर्च किया, रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में गई, HTTP के फॉर्मेट में गई। कहाँ गई, HTTP के फॉर्मेट में, सर्वर सिस्टम के पास गई। सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट को बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, उन डेटाबेसेस में सर्च किया। अब उसको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से काम की लगी, आपकी रिक्वेस्ट से रिलेटेड लगी, वो उसने ये सर्च करी, और फिर अगेन HTTP जो प्रोटोकॉल है उसी का काम होगा रिस्पॉन्स को सेंड करना, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको अगेन वेब ब्राउजर पे दिख जाती है। ये आपका हो गया वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल करता है। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़े। HTTP का भी क्लियर, HTTP का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में लिखने को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखकर आना। ओके, अब होम पेज, जैसे कि बताया मैंने, अभी बार बार बता रही हूँ कि जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, वो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमेशा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करे तो उसे सारी चीज़ें पहले वाले पेज पर ही मिल जाए। उस पेज को हम कहते हैं होम पेज, जहाँ पे इमेजेस, आपके ऑडियोज, कुछ टैब्स, लिंक्स, टेबुलर इंफॉर्मेशन या लिस्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन, हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाती है कि फर्दर पूरे इस वेबसाइट में क्या क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ब्रीफ के फॉर्मेट में मिल जाती है। उसी पेज को हम कहते हैं होम पेज। सो इट इज द फर्स्ट वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। इट इज द मेन पेज वेयर विजिटर्स कैन फाइंड हाइपरलिंक्स टू द अदर पेजेस ऑन द साइट। जैसे magnetbrains.com की जैसी वेबसाइट खोलते हो तो क्या दिखता है आपको, सबसे पहले सारे कोर्सेज की लिंक मिल जाती है, K12 की, ठीक है, फिर साइड में आपको सारे एक्सप्लोर कर सकते हो आप सारे कोर्सेज को, और जो मैग्नेटब्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सारे लेफ्ट साइड में क्या मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, आपको जब सारी चीजें एक ही पर्टिकुलर पेज पे मिल जा रही है और सभी वेब पेजेस फिर लिंक्ड है उसी पर्टिकुलर वेब पेज से, तो उसी वेब पेज को हम होम पेज कहते हैं, जिससे सारे वेब पेजेस लिंक होते हैं। और फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। क्या कहते हैं उसे हम, होम पेज, ध्यान रखना। क्लियर? अब इसमें हाइपर लिंक्स होती है, तो सारे जो वेब पेजेस है वो हाइपर लिंक के फॉर्मेट में होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हाइपर लिंक टेक्स्ट पर ही हो, हाइपर लिंक आप किसी इमेज पर, किसी ऑडियो पर भी बना सकते हो। इट इज नॉट कंपलसरी कि सिर्फ आप टेक्स्ट पर ही बनाओ।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, यूआरएल। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जिससे आप उसे एक्सेस कर रहे हो, सर्वर पे वो जिस जगह पर लोकेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूआरएल। क्या बताया मैंने, द URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स एंड द वेब रिसोर्स। वेब डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्स का जो एड्रेस होता है सर्वर सिस्टम पर जिससे हम उसे एक्सेस कर रहे होते हैं, ग्लोबल एड्रेस, उसी को हम URL कहते हैं। और ये एड्रेस हर एक वेबसाइट का यूनिक होता है। यूनिक समझते हो ना, जैसे आप जहाँ रहते हो आपका एड्रेस यूनिक है, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन इज अ मेन रीजन फॉर आइडेंटिफाइंग अ रिसोर्स ऑन द वेब। वेब पर वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हम उसके एड्रेस से ही उसको एक्सेस करते हैं, इसीलिए वेब एड्रेस का URL का यूज किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, इसका क्या फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि फिक्स्ड। कैसे याद रखोगे इसके फुल फॉर्म को, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब हर एक वेबसाइट का जो एड्रेस है वो क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म। रिसोर्स, हर एक वेब डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को, वेबसाइट को सर्वर कैसे ट्रीट करता है, रिसोर्स के फॉर्म में। कैसे, रिसोर्स के फॉर्म में। सर्वर को पता है उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस यूजर को, किस क्लाइंट तक कौन सा रिसोर्स पहुंचाना है, ठीक है, जिसकी रिक्वेस्ट आई है। तो कैसे ट्रीट करता है सर्वर, हर एक वेबसाइट को, वेब पेज को रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है। और ये रिसोर्स कहां पर लोकेट होता है सर्वर में, सो उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज URL। समझ में आ गया इसका फुल फॉर्म अच्छे से, ओके। तो ये फुल फॉर्म भी आते हैं भैया एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। सो HTTP, HTML, URL, www, ये सभी फुल फॉर्म्स आपसे एग्जाम में पूछेंगे, कंफर्म पूछेंगे, याद रखना, ठीक है। चारों में से 2 फुल फॉर्म तो आएंगे ही आएंगे। नाउ URL हैज 2 पार्ट्स। अब हर एक URL के 2 पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं फिर से समझ लेते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक URL का, HTTP www.mygov.in। अब गवर्नमेंटल वेबसाइट्स भी होती हैं, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, है ना, कुछ आपकी इंटरटेनमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, क्योंकि आजकल सभी काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है ना। सो हर एक वेबसाइट आपके 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पार्ट तो प्रोटोकॉल का होता है, वो जो हमने अभी देख लिया। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पर www.mygov.in, तो ये हो गया आपका रिसोर्स का नेम, डोमेन नेम, जहाँ पर जिस नाम से सर्वर पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट स्टोर है, ओके। सो उसी के फॉर्मेट में, उसी के डोमेन नेम, उसी रिसोर्स के नाम से हम उसे एक्सेस करते हैं। समझ में आया। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया, प्रोटोकॉल, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, रिसोर्स नेम। सो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर टेल्स द इंटरनेट ब्राउजर व्हाट प्रोटोकॉल नीड्स टू बी फॉलोड टू द एक्सेस द एड्रेस, कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर इस रिसोर्स को एक्सेस करने वाले हो। सो HTTP प्रोटोकॉल को ये पता है कि वेब सर्वर पे जाना है, और वेब सर्वर से जिसका नाम लिखा हुआ है, जिस वेबसाइट का डोमेन नेम लिखा हुआ है, उसी वेबसाइट को सर्च करके यूजर के सिस्टम तक लेकर आना है। समझ में आया। रिसोर्स नेम, इट स्पेसिफाइज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेब सर्वर पर जिस नाम से पर्टिकुलर फाइल, वेब पेज, वेबसाइट स्टोर है, उसी को सर्च करके लेकर आना है, ओके। सो क्या हुआ, HTTP और www.mygov.in, ये हो गया आपका डोमेन नेम, रिसोर्स नेम, जिस नाम से फाइल आपकी सर्वर पर स्टोर होगी, और HTTP जो प्रोटोकॉल इसे एक्सेस करके लेकर आएगा सर्वर से। तो प्रोटोकॉल, रिसोर्स नेम, ओके। अब ध्यान रखो यहाँ पर इसे हम कहते हैं डोमेन नेम भी। तो डोमेन नेम क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है www.magnetbrains.com, है ना, .com, .in, जैसे यहाँ पे .in बता रहा है कि ये इंडिया की वेबसाइट है, .com बताता है कमर्शियल वेबसाइट्स है ना। तो डोमेन नेम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्रिएट करते हैं, फाइन। लेकिन सर्वर जो है इन डोमेन नेम को किससे समझता है, IP एड्रेस से समझता है। समझ में आया अच्छे से। मतलब हर एक डोमेन नेम का IP एड्रेस होता है, और सर्वर पे जो रिसोर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वो उसके IP एड्रेस से स्टोर होती हैं, और ये IP एड्रेस कुछ नंबर्स में होता है। अब सोचो यदि हमें डोमेन नेम नहीं मिले तो हम क्या IP एड्रेस को लर्न कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस याद करना, ओके। सो यहाँ पर सर्वर कैसे मेंटेन करता है, सारे रिसोर्सेज को IP एड्रेस से मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कैसे सर्च करता है, उसके IP एड्रेस से सर्च करता है। मतलब सर्वर के पास में सॉफ्टवेयर होता है डोमेन नेम सिस्टम नाम का, जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, फिर सर्वर इसे एक्सेस करता है। सो ये सारी वर्चुअली प्रोसेस होती है, ओके। सो समझ में आ गया कुल मिला के बात क्या हो रही है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज और होती है, जो रिसोर्स नेम होता है इसमें पाथ भी होता है। एक वेब पेज की यदि बात करें तो हम पाथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। mygov.in में आपको कोई कॉलेज सर्च करना है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो कॉलेज में चले गए। अब कॉलेज में भी आपको क्या देखना है, सपोज कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में आपको कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेब पेज देखना है कि स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटीज वगैरह हैं। सो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपके
पाथ हो गए, वेब पेज हो गए कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको इस वेब पेज से इस वेब पेज पे जाना है। ओके, सो ये क्या हो गया आपका पाथ। क्लियर, समझ में आया? सो इस तरीके से कोई भी वेबसाइट कंप्लीट होती है, उसका यूआरएल बेसिकली कंप्लीट होता है। सो देखा जाए तो दो ही पार्ट में यूआरएल डिवाइड होती है। तो यहाँ पे हो गया आपका वन शॉट कंप्लीट, जिसमें हमने सारी इंटरनेट पर बेस्ड टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इंटरनेट में यूज की जाती है, हर एक टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, कैसे यूज हो रही है, क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप में डिवाइडेड है और क्या डिफरेंस है। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब यदि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो और फुल मार्क्स को स्कोर करके आ सकते हो। सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे YouTube के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी, और साथ ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो मोबाइल ऐप से भी। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना मैग्नेट ऐप को, वहाँ भी आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवाता है, लाइक CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, UPSC, जैप कैप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिल जाना है, हाई क्वालिटी के साथ आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। मतलब क्वालिटी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज भी। क्या? बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज भी। यदि एक्सेस करना चाहते हो सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स को, चैप्टर्स को, सैम्पल पेपर्स को, MCQs को एक हार्ड कॉपी बुक के फॉर्मेट में या ई बुक के फॉर्मेट में, तो अब ये भी पॉसिबल है। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको एक गूगल फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी टीम उसे देखेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स सेंड करेगा और आप बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस कर पाओगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छा बना पाओगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये बुक्स और ई बुक्स भी आपकी स्टडी को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। आप एक्सेस कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे वेब पेज को भी। यहाँ से भी आपको मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिल जानी है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।